हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज के भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए बच्चे लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। आपको बताना है गांधी के बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। आप लोग अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए बताइए कौन सा है जो सही नहीं है। पहला, गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दूसरा, गांधी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। तीसरा, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह खेड़ा में शुरू किया। चौथा, गांधी जी 46 वर्ष की आयु के थे जब वह अफ्रीका से भारत लौटे। और पांचों उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये गलत नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत आसान भी है। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि पहला जो सफल सत्याग्रह उन्होंने किया था वो आपका चंपारण का था, ना कि खेड़ा, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक है जो सही नहीं है। पहला है, यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। दूसरा, इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। तीसरा, इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और आह्वान किया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती है किसान लगान नहीं दें। चौथा, बाद में सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने का आदेश दिया जो लगान देने में सक्षम थे। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सत्य नहीं है। देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन से हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अभी तक जो पढ़ा है उसी में से है। और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी जब भारत लौटे हैं तो उसके बाद उन्होंने कई सत्याग्रह किए थे, जिसमें आपने देखा था तीसरे नंबर का खेड़ा सत्याग्रह था, जो कि कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये बिहार में नहीं था बल्कि गुजरात में हुआ था, इसलिए आपका पहला जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी बिल्कुल सत्य हैं बच्चा लोग। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और इसको आप लोगों को देखना है और फटाफट उत्तर दे दीजिए। तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा है जो सही नहीं है। पहला, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया, क्या ये बात सही है। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी तटस्थ रहे। तीसरा, गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने का राय दी। चौथा, अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला और वह नरम पड़कर 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए। पांचवा, कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो आपका सही नहीं है। और आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। याद रखेंगे, आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ नहीं रहे बल्कि इसकी निंदा भी की और इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह भी चलाया था। सत्याग्रह क्या चलाया, रॉलेट एक्ट के विरोध चलाया था उन्होंने, इसलिए आपका ये सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्र हुए थे। क्या रीज़न था, क्या ज़रूरत थी, क्यों आखिर लोग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एकत्र हुए थे, आपको ये बताना है। पहला, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में। दूसरा, गदर पार्टी के समर्थन में। तीसरा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। और चौथा, बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए मेला देखने। आप बताएंगे बच्चा लोग, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें से कौन सा है जो सत्य है, क्या रीज़न है,
आपके जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, आपको वो कारण बताना है। और आप सभी को ये पता होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट है, या कहिए इतिहास का बहुत ही दर्दनाक इवेंट है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो निश्चित ही याद रखेंगे, तीसरा सही है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्वक तरीके से सभाएं कर रहे थे, जिस पर जनरल ओडायर के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कौन सा सही क्रम है। यानी कि ये घटनाएं आपके सामने हैं और ये कालानुक्रम में कौन से ऑप्शन में व्यवस्थित हैं, आपको वो ढूंढना है और फटाफट उत्तर दे देना है। पहला, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद क्या चंपारण सत्याग्रह हुआ है? क्या उसके बाद जलियांवाला कांड हुआ है? क्या उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ है? दूसरा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरे में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और चौथे में कह रहा है कि कोई भी सही क्रम में नहीं है। और आप सभी को पता है कौन सा है जो सही क्रम में है, क्योंकि ये सारे इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही ये आपको रटे रहते, नींद में भी याद होगा कि ये सारे इवेंट्स किस ईयर में घटित हुए हैं। तो निश्चित ही इसमें तो कोई संभावना है गलत करने का है ही नहीं। आप सभी को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है। 1916 में हुआ है लखनऊ पैक्ट, 1916 में हुआ है। उसके बाद आपका क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये 1917 में हुआ। उसके बाद आपका खेड़ा हुआ है, ये 1918 की घटना है। फरवरी जो है 1918 में आपने देखा था अहमदाबाद हुआ था और मार्च 1918 में खेड़ा हुआ था। उसके बाद आप सभी को पता 1919 में आपका जलियांवाला हुआ, अभी आपने देखा 13 अप्रैल 1919। तो इस तरह से भी चलो तीसरा बिल्कुल सही है और ये बात आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता भी होना चाहिए कि जब 1919 का कांड हुआ तो पूरा का पूरा देश स्तब्ध रह गया, जो जहाँ था वो वहीं अपने आप में बिल्कुल शून्य सा हो चुका था। और इस घटना के विरोध में बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियाँ लौटाई थी सरकार को, जिसमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है क्या किया है, सरकार द्वारा प्रदान की गई अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी। वो व्यक्ति कौन है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरे हैं मदन मोहन मालवीय और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन है जिन्होंने नाइट की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? और आप सभी को इसका उत्तर पता हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित ही सभी को पता होगा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही नाइट की उपाधि को लौटाया था। तो चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु था? क्या रीज़न था कि जो महात्मा गांधी हैं वो पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध कर रहे थे, जो कि पूना पैक्ट के तहत जो है लागू किया गया था? क्यों गांधी जी आखिर इसके खिलाफ थे? क्या तकलीफ थी उन्हें? पहला कह रहा है पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए शाश्वत काल यानी कि हमेशा के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। दूसरा, उन्हें आशंका थी कि इससे रूढ़िवादी उच्च वर्ग हिंदुओं को मतलब ठेस पहुंचेगी। तीसरा, यह महात्मा गांधी की नेता की स्थिति को कमज़ोर कर देता। और चौथा कह रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ रीज़न ऐसा नहीं है जो गांधी के मतलब जो है इसके विरोधी होने का रीज़न हो। तो बताएंगे बच्चा लोग किस बात की वजह से गांधी जी विरोध कर रहे थे पूना पैक्ट का, जो कि 16 अगस्त 1932 को आया था। और ये फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक विस्तार था या एक हिस्सा था। और इस सबसे विवादित पक्ष माना जाता है जो दलितों के पक्ष में सरकार ने उठाया था। तो निश्चित ही बच्चा लोग आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों किया गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी इस प्रावधान का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे अछूतों के लिए सदैव अछूत बने रहना सुनिश्चित हो जाएगा। वो हमेशा के लिए अछूत ही बन करके रह जाएंगे, उनका उद्धार नहीं हो पाएगा और उन्हें हमेशा के लिए अछूत और दलित मान लिया जाएगा। और अगर उनका उत्थान करना है तो इसके लिए आरक्षण या सीटें नहीं जरूरी हैं, बल्कि जो समुदाय हैं, जो लोग हैं,
इनका वास्तविक उत्थान होना चाहिए, समाज से अस्पृश्यता दूर होनी चाहिए, कुरीतियाँ जड़ से ख़त्म होनी चाहिए, उनको समाज में लोगों को सम्मान देना चाहिए, उन दिमाग में जो लोगों की गंदी मेंटलिटी है वो दूर होना चाहिए, ना कि उनके लिए सीटें आरक्षित करके या पृथक निर्वाचन व्यवस्था करके उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। गांधी जी का मानना था कि लोगों की मानसिकता ही बदल दी जाए कि ये अछूत हैं, ये दलित हैं। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो ला रहे निर्वाचन मंडल, ये तो इनको हमेशा के लिए ही अछूत वाले बंधन में बांध देगा और ये हमेशा यही बन के रह जाएंगे और इसीलिए इसका ये विरोध कर रहे हैं। गांधी जी का सोचना बुरा नहीं था, लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा घर कर चुकी थी कि अभी तक ये समाप्त नहीं हुई, तो इतना आसान तो नहीं था। लोगों की सोच बदलना आसान नहीं होता, आप सभी को पता है। जो मेंटलिटी लेकर आदमी दुनिया में आता है वो बहुत आसानी से नहीं बदलता, बहुत मुश्किल से बदलता है और बहुत सारे लोगों का तो बदलता ही नहीं है। तो आपका पहला जो है यही जो है मतलब रीज़न हो जाएगा कि गांधी जी ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमेशा के लिए वो यही बन करके रह जाएं। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, नमक सत्याग्रह क्या था। नमक सत्याग्रह क्या है? पहला, नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा कह रहा है नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून को तोड़ देंगे। तीसरा कह रहा है नमक सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जननेता थे। और चौथा, औपनिवेशिक सरकार की वित्तीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए अभिकल्पित था। बताएंगे नमक सत्याग्रह के बारे में क्या सत्य है, फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। निश्चित तौर पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और आप सभी को पता है कि नमक सत्याग्रह क्यों लाया गया, क्योंकि जो नमक कानून लाया गया था वो क्या था, बहुत ही अनुचित था, गरीबों के लिए बहुत ही एक तरीके से कहिए बाध्यकारी था, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नमक जैसे चीज़ पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाना सरकार का ठीक नहीं था, क्योंकि नमक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि आम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई थी। इतनी गरीबी में नमक भी ना हो तो क्या हो सकता है, आप सभी को पता है। तो ये नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि जो भारतीय हैं ये अनुचित कानून को तोड़ देंगे, नहीं मानेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? किसके आसपास आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। दूसरा कह रहा है खलीफा की प्रभुत्व को संरक्षित करना। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना। और चौथा कह रहा है भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना। अब बताएंगे बच्चा लोग खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था, आप सभी को इसका उत्तर देना है और आसान है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आखिर क्या वजह था जो खिलाफत आंदोलन हुआ या किसकी वजह से हुआ, क्या जो है कारण था इसका, आपको ये बताना है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए कि खलीफा के प्रभुत्व को लेकर ही ये आंदोलन हुआ था। जो अंग्रेज़ थे जब वो युद्ध कर रहे थे तो उस समय जो ब्रिटिश थे इनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो खलीफा के पद को समाप्त नहीं करेंगे, खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो खलीफा के प्रभुत्व को संरक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, जिन्हें इस्लाम अपना धर्म गुरु मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया या किस पद केंद्र था। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब शुभारंभ हुआ उस अवसर पर महात्मा गांधी को भी वहाँ पे बुलाया गया था और कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए या कांग्रेस के नेतृत्व की तीव्र आलोचना गांधी जी ने किया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था, किस बात को केंद्रित करके उन्होंने आलोचना किया है, आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कांग्रेस की सरकार के विरोध की रणनीति। दूसरा कह रहा है कांग्रेस का सरकार के अधीन पद स्वीकार करना। तीसरा कह रहा है अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। और आपका चौथा कि उपयुक्त सभी रीज़न है जो महात्मा गांधी ने जो है निंदा की है कांग्रेस की। अब आप लोग बताएंगे कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया है, आरोप लगाया है, जो कांग्रेस से उनकी आलोचना किया कि अभिजात वर्गों का प्रतिभास है ये कांग्रेस। और ये क्या कर रहा है,
ये गरीब लोगों और मजदूर वर्गों की चिंता नहीं करता है, ये मात्र अभिजात वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये गरीब भारतीयों के बीच अंतर और अमीर के बीच अंतर नहीं पैदा कर पाता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अभिजात वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। गरीब जनता की परेशानियों को ये ध्यान नहीं देता है। इसीलिए कांग्रेस का एक तरीके से निंदा किया गांधी जी ने, क्यों कहा कि ये अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा किया इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित नहीं करता। यानी कि इसमें से कौन सा है जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो विभिन्न चरण थे उसमें से ये कौन है जो निरूपित नहीं कर रहा है, आपको ये बताना है। पहला, हड़ताली बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने। दूसरा, औपनिवेशिक शासन सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों तथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले। तीसरा कह रहा होम रूल लीग का गठन और चौथा कह रहा कर्नाटक पद्धति। आपको बताना है बच्चा लोग कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों को कौन निरूपित नहीं करता। यानी कि इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जो भी चरण थे इसमें क्या है जो शामिल नहीं था। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो इसका हिस्सा नहीं था, इसके चरण में शामिल नहीं था। तो याद रखेंगे क्या नहीं होगा, निश्चित ही बहुत आसान है, हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल लर्न कर लेना है बच्चा लोग। आपका तीसरा नहीं है, चूँकि होम रूल लीग का गठन आप सभी को पता है 1916 में हुआ और ये 18-19 तक काम कर रहा है और ये इसके बाद ये काम नहीं करता। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 की घटना है और उस समय इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। पहला बिल्कुल सही है कि हड़ताली बहिष्कार और नगरीय केंद्रों पर धरने। दूसरा भी औपनिवेशिक शासन सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों तथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, सरकारी भवन और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, ये सभी था। और साथ ही कर्नाटक पद्धति भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। कर्नाटक पद्धति का मतलब क्या होता है? कर्नाटक पद्धति का मतलब होता है कि जब आंदोलन को सार्वजनिक तौर से ना संचालित कर मिले, जब सरकार बहुत ज़्यादा प्रतिरोध में आ जाए तो आंदोलन को भूमिगत तरीके से संचालित करना चाहिए, आंदोलन को भूमिगत कर देना चाहिए, यानी कि छिप के काम करना चाहिए। इसी को कर्नाटक पद्धति कहा गया। जैसे आपने देखा होगा भूमिगत होकर रेडियो के माध्यम से अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने का काम भी इसी समय बड़े पैमाने पे हुआ, उसी को कर्नाटक पद्धति कहा गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल इंडिया नेवी RIN विद्रोह का भाग नहीं था। इसमें से कौन है जो रॉयल इंडिया नेवी का भाग नहीं है और बाकी सारे उसके भाग हैं, आपको ये बताना है। बताएंगे बच्चा लोग, 18 फरवरी 1946 में जो आपका रॉयल इंडिया नेवी है इन्होंने विद्रोह कर दिया था बम्बई में, और इसमें आपका कौन सा चीज़ है जो उस समय का नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है HMIS तलवार, दूसरा है नेबल रेटिंग्स द्वारा भूख हड़ताल, तीसरा लॉर्ड इरविन और चौथा नस्लीय भेदभाव और खाद्य भोजन। बताएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था अखाद्य भोजन। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो नहीं है आपके रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह का भाग, और आप सभी को ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए, कॉमन सेंस का है, निश्चित ही आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ये कब हुआ है, 18 फरवरी को हुआ है, और कब की घटना है, 1946 की घटना है। अगर ये 18 फरवरी 1946 की घटना है तो निश्चित ही उस समय इरविन तो नहीं होंगे, यानी कि यही आपका गलत हो गया। आपका जो HMIS तलवार है इसके लगभग 1100 नाविकों ने जो है भूख हड़ताल कर दिया था, हड़ताल पे चले गए थे, और रीज़न क्या है कि नेवल रेटिंग द्वारा जो ये भूख हड़ताल किया जा रहा है यही है, यानी कि दोनों बातें कनेक्ट हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नस्लीय भेदभाव और अखाद्य जो भोज्य पदार्थ हैं इनका, साथ ही जो उस समय आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था उसका भी विरोध कर रहे थे। इसके अलावा इंडोनेशिया से भारतीय जो सेना है उनको वापस बुलाए जाने का डिमांड भी कर रहे थे। तो भोजन, वस्त्र और जो है प्रोग्रेस, और साथ ही जो है मतलब एक तरीके से कहिए कि वापसी सैनिकों का और आज़ाद हिंद जो फौज के लोग हैं उनको छोड़े जाने का ये लोग क्या कर रहे, डिमांड कर रहे थे। इसमें इरविन का इनसे कोई मतलब जो है जुड़ाव लगाव या मतलब नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में कौन सा शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा है जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं था? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक है जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं था। पहला, भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों। दूसरा, संविधान सभा का गठन। तीसरा, मुस्लिम बाहुल्य राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन। और आपका चौथा कह रहा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्यों के रूप में सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस आए थे। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका कैबिनेट मिशन के बारे में सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर देंगे बेटा लोग। ये तो आपका पांचवा नहीं है बल्कि ये इसी का हिस्सा है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, ये सब इसी के हिस्से हैं। और आपके पास एक ऑप्शन, मतलब ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको बताना है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में क्या सम्मिलित नहीं था। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या सम्मिलित नहीं था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में? तो निश्चित बच्चा लोग बिल्कुल कॉमन सेंस का है। ये तो पहला बिल्कुल ही सही है कि भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत और भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित थे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसी के आधार पर आम चुनाव भी हुए थे। लेकिन आप देखेंगे आपका जो ये है ना तीसरा, ये सही नहीं है, जो कि कह रहा है ना 6 मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के से संपूर्ण प्रभु संपन्न पाकिस्तान का सृजन। नहीं, पाकिस्तान के प्रस्ताव को तो इन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो आपका ये सही नहीं है। और आपका चौथा बिल्कुल ही सही है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस आए थे। ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे। तो आपका ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को क्यों ठुकराया? क्योंकि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की बात नहीं की गई, पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया गया था। इसलिए आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तीसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारत को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। दूसरा, लॉर्ड वेबल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। तीसरा, लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। और आपका नेक्स्ट है, नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग कर दिया गया। और पांचवा उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है? भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर देंगे कौन सा है जो सही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है। याद रखिएगा आपका कौन सा है जो सही नहीं है। आपका पहला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 20 फरवरी 1947 को जो इटली है, इन्होंने क्या किया, घोषणा कर दिया था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई कि ब्रिटिश जो है ये भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। कब तक? 30 जून 1948। 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ऐसा माउंटबेटन जो इटली हैं इन्होंने घोषणा कर दिया था। तो इसलिए आपका पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी आता है कि कब उन्होंने घोषणा किया था, तो याद रखिएगा 30 जून 1947 को ये घोषणा उन्होंने कर दिया है। इसलिए आपका ये का मतलब जो है घोषणा कब किया, तो 20 फरवरी 1947 को किया। और कब करने का आज़ाद बात किया इन्होंने, 30 जून 1948 को आज़ाद करने की बात की थी। हालांकि उसके पहले उन्हें आज़ाद करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिरोध भारत में बढ़ गया था। तो ये याद रखिएगा 20 फरवरी 1947 को उन्होंने कह दिया कि हम आज़ाद कर देंगे। 30 जनवरी बार बार मुझे आ रहा है, आपका इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 30 जून 1948 को हम इसको वापस कर देंगे भारतीयों को। दूसरा तो बिल्कुल ही सही है कि लॉर्ड वेबल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। इन्होंने कहा था हम 31 मार्च 1948 को लौट जाएंगे, और इटली ने कहा था 30 जून 1948 को मतलब लौटा देंगे भारत को। और लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए थे, बिल्कुल सही, इन्हीं की वजह से इतना जल्दी सक्सेस हुआ। और नेहरू जी ने विरोध किया कि बाल्कन योजना का परित्याग किया जाए, चूँकि ब्रिटिश चाहते थे
कि भारत का बाल्कनीकरण कर दिया जाए, यानी कि जितने भी राज्य हैं, देशी रियासतें हैं, सबको अलग अलग संप्रभु बना दिया जाए। जो जैसे चाहे रह सकता है, जो अपना अलग संविधान बनाना चाहे, अपना अलग तरीके से रहना चाहता है तो रह सकता है, जिससे हमारे देश का विभाजन हो सकता था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता था। यहाँ पे नेहरू जी ने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भारत को विभाजित नहीं करने देंगे, आप भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, आपको दो ही ऑप्शन रखने हैं, या तो पाकिस्तान में जाए या भारत में जाए, भारत में रह के वो अलग अलग अपना साम्राज्य नहीं बना सकते। इसी को कहा गया बाल्कन योजना, क्योंकि ये भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते थे, अलग अलग रियासतों को स्वायत्त करना चाहते थे। तो आपका पहला सही नहीं, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जो है विशेषता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था होम रूल, गड़बड़ हो गया है, होम रूल, हम भूल हो गया, होम रूल बताएंगे बच्चा लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। कौन सी होम रूल भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। पहला, बहिष्कार तथा धरना। क्या होम रूल में बहिष्कार और धरना शामिल था। एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 प्रमुख होम रूल लीग। तीसरा, चर्चा समूह तथा वाचनालय की स्थापना। 5वां, पुस्तिकाओं का विक्रय तथा वितरण। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि होम रूल का विशेष तरह से हिस्सा नहीं है, आंदोलन का एक पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है और ये आप सभी को पता होना चाहिए। होम रूल वाले बहुत सिंपल साधारण तरीके से वर्क कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सरकार उन पर दमनकारी काम करे। तो ये आपका पहला सही नहीं है, बहिष्कार और धरना इनका काम नहीं था। ये अखिल भारतीय स्तर पर 2 संगठन थी होम रूल, एक तिलक के अंडर में थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्कन के क्षेत्र में। दूसरा इन्हीं बेसेंट के नेतृत्व में बाकी क्षेत्रों में डेवलप कर रही थी, तो आपका दूसरा सही है। तीसरा भी सही है, ये चर्चा समूह और वाचनालय का आयोजन करते थे और लोगों को अच्छी बातों को बताते थे, उनकी संस्कृति, उनके धर्म की गूढ़ बातों को बताते थे और इसके लिए पैम्पलेट्स यानी कि पुस्तिकाओं का विक्रय और वितरण भी करते थे। तो आपका पहला सही नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। फटाफट उत्तर देना है बच्चा लोग, कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है भीमराव अंबेडकर, क्या इन्होंने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा कह रहा है खली कुज्मा, क्या इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तीसरा है फजलुल हक, क्या इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और आपका चौथा है सिकंदर हयात खान, क्या इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और 5वां है कि आपका उपर्युक्त में से सभी गलत हैं, यानी कि सभी सुमेलित नहीं हैं। अब बताएंगे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अपनी मेहनत को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो कोई भी सही नहीं है बच्चा लोग, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था। कृषक प्रजा पार्टी ये किसका है, ये आपके फजलुल हक का है। याद रखिए किसका है, फजलुल हक का है कृषक प्रजा पार्टी। जो सिकंदर खान है, हयात खान है, इनका है यूनियनिस्ट आपका पार्टी। और खली कुज्मा का जो है वो क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इस तरह से आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर के सामने आपका 4 नंबर का उत्तर आ जाएगा, खली कुज्मा के सामने आपके 3 नंबर का उत्तर आ जाएगा, फजलुल हक के सामने आपका 2 नंबर का उत्तर आ जाएगा और सिकंदर हयात के सामने क्या हो जाएगा, अच्छा फजलुल हक के सामने आपका पहला आ जाएगा, पहला, और सिकंदर हयात के सामने आ जाएगा आपका दूसरा। इस तरह से आप देख रहे हैं सारे के सारे मिसमैच कर दिए गए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा उलझ जाएं। गांधी ने समझौता के, अच्छा गांधी इरविन होना चाहिए था यहाँ पे, गांधी इरविन बताएंगे बच्चा लोग। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गांधी इरविन समझौता के बारे में क्या सत्य नहीं है। पहला, गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था। तीसरा, कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था।
और चौथा, समस्त अधिग्रहित जमीन मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी। पांचों उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो शामिल ना हो, यानी कि सभी शामिल थे। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है गांधी इरविन समझौता के बारे में। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार है, सारे स्टेटमेंट आपके सामने हैं और आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। तो ये तो आपका पहला बिल्कुल ही सही है कि इन्होंने वायसराय को पत्र लिखा और मिलने की या साक्षात्कार की बात की थी, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है कि सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की बात की गई थी। तीसरा भी सही है, कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था, ये इन्होंने अपने एजेंडे में जो है रखा था, लेकिन इन सेनानियों में से किसे छोड़ा जाएगा किसे छोड़ा नहीं जाएगा ये डिसाइड गवर्नमेंट को करना था। अब कह रहा चौथा, ये सही नहीं है, कह रहा समस्त अधिग्रहित जमीन मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी, ये आपका सत्य नहीं है। ऐसी कोई बात जो है उनके एजेंडे में शामिल नहीं था, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। चलिए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यसी भारत छोड़ो आंदोलन का अभिलक्षण नहीं था। इनमें से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन का अभिलक्षण नहीं था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है सरकार ने आंदोलन को पूर्ण रूप से कुचल देने की नीति से दमन का सहारा लिया। दूसरा, सरकारी दमन का आंदोलनकारियों के दमन हेतु सेना का प्रयोग किया, यानी कि जो सरकारी दमन मतलब सरकारों ने क्या किया, दमन के लिए आंदोलनकारियों के दमन हेतु सेना का प्रयोग किया। फलता आंदोलन का स्वरूप कहीं कहीं भूमिगत भी हो गया। तीसरा कह रहा है यहाँ छात्र, मजदूर, किसान, सामान्य ग्रामीण, उद्योगपति, पुलिस, प्रशासन के निचले तबके के अधिकारी आदि का विद्रोह था। चौथा कह रहा प्रारंभ में यह ग्रामीण विद्रोह था और पांचवा कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है और ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। अगर बहुत गूढ़ता से पढ़ा है तो बता लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है बच्चा लोग तो याद कर लीजिएगा। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में गलती नहीं होगा और नहीं भूलेगा। तो आपका चौथा सही नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में यह ग्रामीण विद्रोह नहीं था, बल्कि पहले यह छात्र मजदूरों का था, छात्रों का था, मजदूरों का था, फिर किसान, इसके बाद सामान्य ग्रामीण और उद्योगपति, पुलिस, प्रशासन के निचले तबके के अधिकारी, ये सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये ग्रामीण स्तर पे पहुंचा, यानी कि बाद में ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पे फैल गया और ग्रामीण लोगों ने भी इसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। पहला बिल्कुल सही है कि सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई। दूसरा भी सही है, पुलिस प्रशासन का पूरा जो है प्रयोग किया गया इनको दमन करने का और इतना कठोर था कि बहुत सारे लोग भूमिगत हो गए। और आपका तीसरा भी बिल्कुल ही सही है। चौथा सही नहीं है, क्योंकि बाद में ग्रामीण इससे जुड़े हैं, प्रारंभ में ग्रामीण नहीं है, तो आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। क्रिप्स मिशन के बारे में क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट यानी कि युद्ध कैबिनेट को एक समझौता घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी कर लिया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा, युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। चौथा, युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया। पांचवा, कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे क्रिप्स मिशन के बारे में क्या है जो सत्य नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो क्रिप्स मिशन के बारे में सत्य नहीं है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को ये थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही गूढ़ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे उठाया है। आपका जो दूसरा है ये सही नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो थे, लेकिन इनके साथ पटेल ना हो करके जो है यहाँ कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों लोगों ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, पटेल नहीं हैं। पहला तो बिल्कुल ही सही है कि मार्च 1942 में क्रिप्स ने जो युद्ध कमेटी है या वार कमेटी है उसको एक मसौदे या घोषणा पत्र पर सहमत होने के लिए राजी कर लिया था।
और युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन दर्जा देने की बात भी की गई थी। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया गया था। ये सारी बातें सही हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे में थोड़ा सा मिस्टेक है। पटेल की जगह अबुल कलाम आज़ाद कर दीजिए तो पूरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का उपबंध नहीं था? इनमें से कौन सा है जो गांधी इरविन समझौते का उपबंध नहीं था, यानी कि गांधी इरविन समझौते में शामिल नहीं था? पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को तत्काल मुक्त करना। दूसरा कह रहा है भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 के समझौता के खंड 2 में आरक्षित रक्षोपायों को परिभाषित किया गया। तीसरा, केंद्रीय विधानमंडल में शोषित वर्गों के लिए 18% सीटों का आरक्षण। और चौथा, तृतीय पक्षों को पहले से ही बेची गई जमीन की वापसी। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि गांधी इरविन समझौते का उपबंध नहीं था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को ये पता होना चाहिए। एक तो याद ही रखिएगा कि 5 मार्च 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता है ये हुआ है, और जिसमें जो है बात भी किया गया था कि जो हिंसक आरोपी हैं ऐसे बंदियों को हम नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने हिंसा नहीं किया उनको हम आज़ाद कर देंगे। साथ ही समुद्र के किनारे लोग नमक बना सकते हैं, ऐसी बात भी की गई थी। हाँ, यहाँ पे आपका क्या सही नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपका जो आरक्षण है 18% का, ये बात यहाँ नहीं हुआ, बल्कि ये पूना पैक्ट में बात हुआ था। आरक्षण जैसी बातें जो हैं ये पूना पैक्ट में की गई थी, ये आपके गांधी इरविन समझौते का हिस्सा नहीं है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो राजनीतिक कैदी हैं उनको तत्काल मुक्त कर दिया जाए, जिसमें सरकार ने कहा कि जो है अपराधी हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे। और ये भी कि भारत के वित्तीय ऋण को पूरा करने के लिए मार्च 1931 में समझौता के खंड 2 में आरक्षण रक्षोपाय की परिभाषा किया गया, और तृतीय पक्ष को पहले से ही बेची गई ज़मीन की वापसी भी जो है करने की बात की गई थी। तो इस तरह से याद रखिएगा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ द्वितीय पक्ष को पहले से ही बेची गई, नहीं यहाँ पे होना चाहिए था जब्त की गई ज़मीन की वापसी की बात की गई थी। तो याद रखेंगे केवल और केवल आपका दूसरा सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के अनुसार नहीं था, यानी कि इसमें से कौन सा है जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? पहला, डोमिनियन दर्जा। दूसरा, पृथक निर्वाचन मंडल। तीसरा, एकात्मक तथा लोकतंत्र केंद्र। और चौथा, वयस्क मताधिकार। बताएंगे कौन सा है जो आपके नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? आपको ये बताना है, बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं है। अगस्त 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट आया था और उसमें क्या शामिल नहीं था आपको ये बताना है, बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका जो पृथक निर्वाचन है ये नेहरू रिपोर्ट में नहीं है, वयस्क मताधिकार भी है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार भी थे, एकात्मक तथा लोकतंत्रात्मक केंद्र भी, डोमिनियन का दर्जा भी, ये सारी चीज़ें थी। हालांकि डोमिनियन दर्जा का विरोध सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की बात करनी चाहिए थी, तो आपका ये नहीं था बच्चा लोग, पृथक निर्वाचन मंडल की बात नहीं की गई थी, बाकी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिकारों के खिलाफ, यानी कि आपका कथन है महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन पर चले गए। कारण है पूना समझौता का परिणाम एक संयुक्त निर्वाचन मंडल के रूप में सामने आया, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षण सीटों की संख्या बढ़ गई थी। अब आपको बताना है कि दोनों कथन सही हैं और RA का सही व्याख्या कर रहा है। B कह रहा है कि दोनों कथन आपके जो है सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और आपका तीसरा कह रहा है कथन सही है, कारण गलत है। चौथा कह रहा है कारण सही है, कथन गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा, और आप सभी को पता होना चाहिए कि दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। पूना पैक्ट के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए थे और इसका संयुक्त जो परिणाम आना था वो निर्वाचन के बारे में था। आप सभी को पता है दलितों को अलग से जो है सीटें दी गई थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो दोनों बातें सत्य हैं और साथ ही व्याख्या भी। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? आपको बताना है कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में क्या है जो सही नहीं है। पहला है 15 अगस्त 1947 को भारत
स्वतंत्रता की सूचना देते हुए सत्य की औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई। क्या ये बात सही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए जो है याद रखेंगे बच्चा लोग, शक्ति की औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया। दूसरा, 15 अगस्त को राजधानी में हुए उत्सव, यहाँ पे होना चाहिए था उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। तीसरा, विभाजन के दर्दनाक स्वरूप से आहत गांधी जी ने राजधानी में हुए किसी भी उत्सव में भाग नहीं लिया। और फिर कह रहा चौथा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताएंगे क्या है जो कि आपका सही जो है नहीं है, आपको ये बताना है क्या है जो आपका सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो कि आपका सही नहीं है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को पता हो कि ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति का औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा माउंटबेटन ने किया और 15 अगस्त को राजधानी में हुए उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं हुए। रीज़न क्या है? विभाजन के दर्दनाक स्वरूप से महात्मा गांधी ने राजधानी में हुए किसी भी उत्सव में भाग नहीं लिया था। तो सभी बातें आपकी सही हैं, कोई भी है जो गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? कांग्रेस में कौन है जो समाजवादी प्रतिनिधित्व का या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल। इनमें से कौन है जो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बताएंगे कौन से व्यक्ति हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन है। और याद रखिएगा कौन है? नरेंद्र देव, यही समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा? इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी रचना में विभाजन के बारे में नहीं लिखा? पहला है सादत हसन जो है मिंटो, दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है भीष्म साहनी और चौथा है नरेंद्र नाथ मित्र। इनमें से कोई एक है जिन्होंने जो है विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा लोग, बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। सादत हसन जो मिंटो हैं ये पाकिस्तानी लेखक हैं, इन्होंने लिखा है। भीष्म साहनी ने विभाजन पर लिखा है तमस, ये क्वेश्चन आता है तमस किसका है? साहनी का है। और नरेंद्र जो नाथ मित्र हैं इन्होंने भी विभाजन पर बेहतरीन तरीके से रचनाएँ की हैं। तो याद रखिएगा आपका क्या है? केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? इनमें से कौन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और लक्ष्मी सहगल। बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि इनमें से कौन है जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबद्ध थे। तो इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे जुड़े हुए थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? जर्मनी और जापान के विरुद्ध, भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध, जापान के विरुद्ध या रूस के विरुद्ध? निश्चित ही बच्चा लोग आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, क्यों ले लिया गया? असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या चौरी चौरा घटना के बाद, या बारदोली सत्याग्रह के बाद, या गांधी इरविन समझौते के बाद? बताएंगे असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। तो इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सभी को ये पता है कि आपका चौरी चौरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन अभियान के किस बात के लिए कोशिश नहीं की? यानी कि गांधी जी ने जो हरिजन अभियान किया उसमें इन्होंने किस बात के लिए कोशिश नहीं की है? पहला है समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार,
क्या वो समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना चाहते थे? दूसरा, हरिजनों के लिए सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना। तीसरा, हरिजनों के बीच सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। चौथा, गांधी जी के हर जन अभियान का उद्देश्य छुआछूत व्यवस्था को समाप्त करना था। पांचवा, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनके इसमें शामिल ना हो कोशिशों में, यानी कि सभी शामिल हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इतनी बारीकी से अध्ययन करते हैं तो फटाफट बता ले जाएंगे, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आज के बाद से चीज़ें बिल्कुल याद कर लेना है आपका। याद रखिएगा, आपका पहला सही नहीं। समग्र रूप से जाति व्यवस्था नहीं खत्म करना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ इस बात का विरोध करते हैं कि क्यों समाज के कुछ वर्गों को अछूत कहा जाता है, अस्पृश्य कहा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको भी बाकी जातियों के समान सम्मान मिले, वो भी समाज में आगे आए और अपने विकास कर सके। तो वो संपूर्ण जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते, बस वो अस्पृश्यता और अछूत की व्यवस्था का विरोध करते हैं। बाकी बातें बिल्कुल ही सही हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। छुआछूत का जो है व्यवस्था है, इसके खिलाफ अभियान चलाया था इन्होंने, और हरिजनों की सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया। वो सामाजिक रूप से ऊपर उठे, आगे बढ़े, सड़कों का और आदि चीज़ों का, जो मंदिर वगैरह इनके जो एक तरीके से कहें कि खुलवाए रास्ते, ताकि वहाँ भी वो लोग जा सकें और सम्मानपूर्वक अपना काम कर सके। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह ने क्या सुनिश्चित नहीं किया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आहूत किया था, उसने क्या सुनिश्चित नहीं किया। पहला, पूरे तटीय भारत में नमक कानूनों का उल्लंघन। दूसरा, महिलाओं की सहभागिता। तीसरा, औद्योगिक श्रमिक वर्ग की सत्याग्रह में देशव्यापी सहभागिता। चौथा, छात्रों, व्यापारियों, छोटे व्यवसायी और जनजातीय मजदूरों, किसानों आदि का सहयोग। और पांचवा की कोई भी गलत नहीं है। अब बताएंगे महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह में क्या सुनिश्चित नहीं किया। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है। इसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग की सत्याग्रह में देशव्यापी सहभागिता नहीं है। महिलाओं का है, बिल्कुल सही है। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने के कानून का उल्लंघन भी किया गया। छात्र हैं, व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं और जनजातियाँ हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये सभी हैं, लेकिन औद्योगिक श्रमिक वर्ग का इसमें योगदान नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नए लक्षण भारत छोड़ो आंदोलन में दृष्टिगोचर नहीं होते। इनमें से कौन से लक्षण हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी कि दिखाई नहीं देते। बताएंगे, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन, कुछ भारतीय रियासतों में बड़े पैमाने पर जन सहभागिता, किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि, देशी रियासतों की आंदोलन में सामान्य सहभागिता। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन में जो है दृष्टिगोचर नहीं होता है। आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं, निश्चित ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता भी होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो भारतीय रियासत हैं ये बड़े पैमाने पे जन सहभागिता करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है, तो आपका ये अब सही नहीं है। बाकी सही है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे आंदोलन हुए, किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि हुई और देशी रियासतों की आंदोलन में सामान्य सहभागिता बढ़ी। उन्होंने कोई बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग या समर्थन नहीं दिया था। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू की थी। बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है और आज व्याख्या के दरम्यान मैंने बताया भी है कि आपका जो होम रूल लीग है इससे जुड़े हुए दो व्यक्तित्व हैं। एक तो हैं आपके जो है बाल गंगाधर तिलक और दूसरी है बेसेंट, एनी बेसेंट। ये दो लोग जो हैं यही होम रूल लीग से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो जो है सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया, आपको ये बताना है। जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और मलेशिया। निश्चित ही कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को ये उत्तर देने में। 1942 में जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था और ये आप याद रखेंगे कहाँ से शुरू किया है, ये किया इन्होंने जर्मनी से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है आपका, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। किसने जो है औपचारिक रूप से कैबिनेट मिशन को मान लिया और इसने पाकिस्तान को भी क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। आपको संगठन का नाम बताना है। पहला है आपका हिंदू सभा, दूसरा है कांग्रेस, तीसरा है मुस्लिम लीग और चौथा है यूनियनिस्ट।
बताएंगे बच्चा लोग, कौन सी संस्था है या राजनीतिक दल है जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया था। आगे चल के मुस्लिम लीग ने इसको जो है औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी और चुनाव में भी भाग लिया था। हालांकि इन्होंने विरोध भी किया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया था, लेकिन हार मान के फिर इन्होंने औपचारिक रूप से इसको मान्यता दे दी थी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आसान है। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? कौन है जिन्होंने फिनिक्स बस्ती का स्थापना किया था? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी, अंबेडकर और रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद में सभी को पता है महात्मा गांधी ने ही दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती का निर्माण किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपर्युक्त कथन किसका माना जाता है? आपको ये बताना है। कौन से व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं? सरदार पटेल हैं, विंस्टन चर्चिल हैं, महात्मा गांधी हैं और वार्डन पावेल हैं। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव उसकी सेवा के लिए तैयार रहता है? इतनी बड़ी बात, इतनी शानदार बात या इतनी गूढ़ बात कौन कर सकते हैं? तो निश्चित ही बच्चा लोग महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है इनका कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। निश्चित ही बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है इनका। गांधी जी की बातें वाकई में दिल को छूने वाली होती हैं और बहुत ही गूढ़ होती हैं। तो याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बच्चा लोग उम्मीद करेंगे आज भी आप लोगों को कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी, पुराना रिवीजन हुआ होगा, डेली आप लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। मेहनत कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए ताकि ईश्वर आप लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता प्रदान करे। आगे हम लोग ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।